अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ हमारे पास हैं। अच्छा, सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है बड़ी मुख्तसर सी, उसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। केपीके के अंदर नागहानी आफत आई है, वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हो रही है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, और क्योंकि ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं तो पानी का फ्लो बहुत होता है और सैकड़ों जानें अभी तक ज़ाया हो चुकी हैं। केपीके इस वक्त मुश्किल में है, पाकिस्तान का एक भाई इस वक्त मुश्किल में है। इस वक्त हमें यह नहीं देखना कि आपसी सियासत क्या है, इस वक्त हमें यह नहीं देखना कि कहां पे किसकी गवर्नमेंट है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। इस वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी मुश्किल में है। केपीके के अंदर जो सैकड़ों जानों का ज़िया हुआ है, ये एक नागहानी आफत के तहत हुआ है। यहां पे तनकीद करना बेजा है। अगर हम ये कहें कि कोई बहुत बेहतर किया जा सकता था, यहां पे इन चीज़ों को रोका जा सकता था, तो जो नागहानी आफात होती हैं उन्हें रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। उन चीज़ों में बेहतरी ज़रूर लाई जा सकती है। यह ज़रूर मुमकिन था कि कुछ अगर बेहतर जिसे कहते हैं ना इंतजामात किए जाते तो शायद ये नुकसान थोड़ा कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ना होता। अब सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाक फौज ने अपना हिस्सा डाला है, मरियम नवाज ने खुद अपनी हेल्प ऑफर की है, वफाक कह रहा है कि मतलब बहुत कुछ वफाक देने को तैयार है और कर भी रहा है। और केपीके ऑलरेडी जारी सी बात है एक मुश्किल में है, तो खुद उनकी जो मैनेजमेंट है वो उसमें लगी हुई है। हमारी दुआ है कि हमारे भाइयों को जल्द अज जल्द इस मुसीबत से निजात मिले और पाकिस्तान का जो एक बड़ा बाजू है केपीके जो है, अल्लाह ताला उसे हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। और जो पंजाब है, पंजाब पे भी हाई अलर्ट जारी हो चुके हैं। वहां पे भी बड़ी तुगयानी जो है उसका अंदेशा है, वहां पे भी अंदेशा है कि क्लाउड बस्ट होगा, हैवी रेनिंग होगी, तो उसके लिए भी पंजाब को तैयार रहना पड़ेगा। तो एक मुश्किल टाइम है जो हम सब को मिलके काटना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जितनी बहादुर है वो इसे फेस जरूर कर लेगी। लेकिन बिला वजह अपने घर से मत निकलिए, जितना एहतियात हो सकता है वो करें। सब कुछ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते कि वो हमें नहीं बचा रहा है। जब आप खुद अपने आप को खतरे में डालेंगे तो आप अपने आप को तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, साथ आप गवर्नमेंट का भी काम बढ़ा रहे हैं। तो जब जो अपनी एहतियात कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे भी मुतरक रहने की बहुत जरूरत है कि सिचुएशन इमरजेंसी है। ऑलरेडी आप हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन आपको कोशिशें इससे भी ज्यादा बेहतर करना होंगी। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि मोदी साहब की लाल किले वाली तकरीर आपने सुनी। उन्होंने टारगेट किया जी कि फिर पाकिस्तान को जी पानी नहीं देंगे, हमारे हक का पानी हम किसी को नहीं देंगे, अपने किसानों से मुखातिब हो रहे थे। तो एक लॉजिक को थोड़ा सा आप अगर जोड़ के देखें तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका से जो इख्तलाफ चल रहा है टैरिफ पे, वो भी इंडिया ये बहाना बना रहा है कि हम इन्हें अपनी मंडियों की रसाई नहीं दे रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर और डेयरी की इंडस्ट्री शामिल है, ताकि हमारे लोकल लोगों का जो वो रोजगार है वो खत्म ना हो जाए। बेसिकली एक ये सब बहाना होता है। असल में जो जिम्मेदार हैं, ये डेयरी वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, ये ज्यादातर मोदी के खिलाफ हैं, ये इसके वोटर्स नहीं हैं। और मोदी को इन लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है और जिसमें एक बहुत छोटा तबका मोदी को सपोर्ट करता है और जो बड़ा तबका है वो मोदी के खिलाफ है, तो इस वजह से इन्हें रागिब करने के लिए मोदी इस तरह की बातें या इस तरह की हरकतें कर रहा है कि इन लोगों को लगे कि वो तो भाई मोदी साहब तो हमारे बड़े सगे हैं। अब ये पानी के हमारा पानी, हमारे हक का, हमारे किसानों का हम किसी को नहीं देंगे, तो ट्रीटी के अंदर तो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के हक का पानी है, तो अब उससे खत्म करने का बहाना एक ही था कि हम ट्रीटी को मानते ही नहीं। भाई मुआहिदा करने के बाद ना मानते तो फिर इंटरनेशनल कुव्वतें आपसे खुद ही मनवा लेंगी। अदरवाइज तो किसी भी मुआहिदे की कोई भी अगर दस्तखत होता है तो उसकी अहमियत ही नहीं रह जाएगी। जिसका दिल करेगा, जो बदमाशी कर सकता है वो मनवा लेगा अपनी, जो बदमाशी नहीं कर सकता वो मार खाता रहेगा। तो अगर इस तरह का कानून दुनिया में चल पड़ा तो फिर तो यकीन माने दुनिया में कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। ये जो मोदी साहब हैं, ये सिर्फ मोदी साहब ही ऐसी बातें कर सकते हैं। ये पता नहीं मतलब किस चीज का नतीजा है, क्या खाते पीते हैं ये साहब जो है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मुल्कों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा, ये अब किसानों का कार्ड खेल रहे हैं, किसानों का जी, कि अमेरिका से पंगा लेके भी ये दिखा रहे हैं जी कि मैं अपने किसान बचा रहा हूं, और अपने ही किसानों को बता रहे हैं कि ये ट्रीटी भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए मुझे पानी चाहिए। हालांकि उनके हक का पानी तमाम सब कुछ उनके पास मौजूद है, और ये मोदी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सियासत। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। कभी आप इसकी तकरीर सुने तो तकरीर सुनते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो तकरीर नहीं कर रहा होता, वो एक्टिंग कर रहा होता है। बॉलीवुड का भूत इस बंदे के सर के ऊपर भी सवार है, और ये बंदा सिर्फ लोगों को एक्टिंग करके डायलॉग्स बोल के इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो बंदा निल है, कुछ भी नहीं है। आप कहता है जी अपनी सिक्योरिटी जो कवर है वो हम बनाएंगे, अगले 10 साल में हम बना लेंगे, और जी अपने हम वो 5th जनरेशन प्लेन भी बना लेंगे, अपना हम इंजन भी बना लेंगे। भाई ये करना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क ये कर चुके होते, या आप ही पहले कर चुके होते। अब ये होता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे अपनी आवाम को लगा दो, और वो ट्रक की बत्ती हो सालों की। अब एक कहते हैं ना, एक आपको कहते हैं जी फलाना फोम ले लें, आपको 20 साल की गारंटी है। क्या 20 साल बाद आपको यकीन है कि वो शॉप वहां पे होगी? कि आप वहां पे उसकी गारंटी जो है ना वो मांगने के लिए जाएंगे? 20 साल बाद कौन देखता है? 10 साल बाद? ये इतने जो लंबे प्लान्स होते हैं, इन लंबे प्लान्स को कोई देखने वाला नहीं होता। तो ये एक ऐसा ट्रक की बत्ती है कि उसके पीछे लगा दिया जाए, लोगों से वोट ले लो, बाद में किसने पूछना है क्या होना है। तो ये मोदी की जी पूरी की पूरी सियासत है। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ मैं लेके चलता हूं जी, ये भी भारत के हवाले से ही है। प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती प्रोग्राम का मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो रहा था, जिसकी सदारत कर रहे थे वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब जो। अब
अगला जो इजलास होना था उसका भी तयन होना था कि उसकी सदारत कौन करेगा। तो 46 मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप ही इसी की सदारत आगे करें। तो भारतीय वफ्द को लग गई आग। भारतीय वफ्द जो है वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के उठ के वहां से चला गया जेलसी के तहत जी कि पाकिस्तान को क्यों सदारत मिल रही है। अब आपका इख्तलाफ जो भी होगा वो होगा, माहौल पे तो नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया का जो वफ्द था ना, उसे ये लगा कि माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद माहौलियाती आलूदगी में भारत भी शामिल है, कि हम भी आलूदा हैं, तो इस वजह से हमारे खिलाफ बात हो रही है, हमें उठ के चले जाना चाहिए, ये हमें खत्म करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल जी इनका वफ्द उठ के चला गया और उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी स्ट्रेट बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये प्लास्टिक की रिसाइकलिंग होनी चाहिए और ये जो आलूदगी इससे सारी पैदा होती है ज्यादातर बड़े ममालिक से पैदा होती है, और उसके बाद छोटे ममालिक को जो नुकसान होता है उसके लिए कोई फंडिंग भी मुयसर नहीं होती बड़े ममालिक से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा फंड कायम होना चाहिए कि जो छोटे ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सके। तो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी बड़े सख्त किस्म के पैगाम दिए। लेकिन ये होती है जेन्युइन बात जो आपने करनी है, जो एक्चुअल बात थी वो उन्होंने वहां पे की, वहां स्टेज पे बैठ के की, और क्योंकि बात ठीक कर रहे थे तो साहब ने उसकी सपोर्ट भी की। लेकिन भारत उठ के चला गया जी, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ये कामयाबियां क्यों नसीब फरमा रहा है और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है पहले से ज्यादा। अच्छा, अब उसके बाद एक और बड़े मजे की आपको चीज बताता हूं जी। अब पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुक है तो अच्छा चल रहा है। हम पहले भी बात करते हैं कि जो ममालिक आपस में ताल्लुक रखते हैं वो मुफादात के ताल्लुक होते हैं, वो कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। अब पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ मुफाद होगा, अमेरिका को पाकिस्तान से मुफाद होगा, या किसी भी मुल्क का किसी भी मुल्क से ताल्लुक है तो वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होता है, जब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। लेकिन अब अगर किसी की कामयाबी आपसे हजम नहीं हो रही ना, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे फायदा तो कुछ नहीं मिलना, ये तो फलानी चीज की वजह से इन्हें ये फायदा दिया जा रहा है। अब इंडियंस ने एक बहाना बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे हैं, उसकी वजह लॉबिंग फर्म्स हैं। पाकिस्तान ने जी 6 लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, लाख रुपया दे रहे हैं, इंडिया से 3 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इंडिया $2 लाख खर्च कर रहा है, पाकिस्तान $6 लाख खर्च कर रहा है मंथली बिहाफ पे, और जनाब वो इसीलिए गवर्नमेंट तक रसाई ज्यादा मिली हुई है पाकिस्तान को। भाई आपके पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, आप हमसे बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके से ताल्लुकात बेहतर होने होते ना तो आप कर लेते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपके अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह आपके मोदी साहब हैं, उसकी वजह आपकी मोदी साहब की हरकतें हैं, आपकी गवर्नमेंट की बदमाशी है। अब आप ये देखें जनाब कि उनके जो राजनाथ सिंह जो हैं, उनके राजनाथ सिंह साहब ने एक दफा फरमाया, वो कहता है कि कुछ लोग हैं जो दुनिया का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं और असल बॉस तो हम हैं। ये राजनाथ सिंह के अल्फाज हैं। अब जब इस तरह के अल्फाज अमेरिका या कोई भी दुनिया का मुल्क सुनेगा तो वो आपके बारे में क्या ख्याल करेगा कि क्या मतलब आप मतलब किस ज़हनी सलाहियत के लोग हैं, किस ज़हनी हैसियत के आप लोग हैं जो इस तरह के बयान दाग देते हैं पूरी दुनिया के लिए कि हम तो बॉस हैं, कोई बॉस बनने की कोशिश कर रहा है तो हम तो उसे कबूल नहीं करते। मतलब ज़बरदस्ती की बदमाशी या खुद साख्ता अजमत, कहते हैं खप्ते अजमत का शिकार। तो भारत इस वक्त खप्ते अजमत का शिकार है, स्पेशली जो बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन्होंने जी एक और भी हरकत की है। आरएसएस जो इनकी मदर कंपनी है, बेसिकली ये बीजेपी की कंपनी में जानबूझ के कह रहा हूं कि भाई वो औकात इससे ज्यादा नहीं है। जो आरएसएस है उन्होंने क्या किया कि उनका एक अखबार है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर ये इंग्लिश अखबार है इनका, उसके एडिटोरियल में इन्होंने अमेरिका को एक दहशतगर्द मुल्क कह दिया कि अमेरिका तो जी एक दहशतगर्द मुल्क है क्योंकि दहशतगर्दों का साथ देता है और ये बुली है। अब बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है पूरे अमेरिका के खिलाफ, और अब पूरे इंडिया के अंदर ये एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे, तमाम लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और ये अमेरिका को गालियां दिलवाएंगे। अमेरिका इनका लिहाज कर नहीं रहा, वो इन्हें छोड़ नहीं रहा, और इनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के क्लोज हो रहा है। तो अब ये जनाब आरएसएस जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी ये हरकतें और ये काम शुरू कर दिए हैं कि उसने भी अमेरिका को अब बुली करना शुरू कर दिया। खैर करके देख लें, कुछ अर्से बाद अंदाजा हो जाएगा इनके साथ होता क्या। अब एक और जी, दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी जुबान, कि अगर आप अपनी जुबान से मुकर गए या अपने मुआहिदों से मुकर गए तो कल को आप पे कोई भी एतबार नहीं करता। जैसे इंडिया एक ट्रीटी से मुकर रहा है तो इसके बाद इंडिया के साथ ट्रीटी कौन करेगा, किस मतलब कौन चाहेगा धोखा खाना। सेम एज इट इज तालिबान ने एक हरकत की। इनके जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब, ठीक है, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो हैं जी के जो बिल्कुल दुनिया से हटके रहते हैं। कंधारी तालिबान जो और हक्कानी तालिबान के ये तालिबान के दो बड़े ग्रुप्स हैं। इसमें जो कंधारी हैं, जो मेन ग्रुप है उनकी गवर्नमेंट में जो शामिल है इस वक्त, उसके मतलब ये हेड हैं, और वैसे ओवरऑल तालिबान के भी अमीर यही कहलाते हैं, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। इन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया। इन्होंने कहा है जी कि जितनी भी इस वक्त उनकी कैबिनेट है उसके साथ काय मुकाम का लफ्ज़ नहीं लगेगा। इनके जितने भी वज़रा थे उसके साथ पहले काय मुकाम का लफ्ज़ लगता था। उसकी वजह ये थी, दोहा में एक मुआहिदा हुआ था इनका अमेरिका के साथ, इंटरनेशनल ममालिक के साथ। उस मुआहिदे के अंदर यह बात तय की गई थी कि आप अपने तमाम जितने तबकात हैं अफगानिस्तान में उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे, तमाम ग्रुपों को साथ लेके चलेंगे और एक मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी। ये एक मुआहिदे में तय हुआ था, और इस वजह से जितनी भी जो अबूरी गवर्नमेंट बनी हुई थी कि जो अभी काय मुकाम थी उसके साथ अबूरी का लफ्ज यूज होता था। तो अब इन्होंने कहा जी कि वो अबूरी नहीं, वो मुस्तकिल ही समझे, ये मुस्तकिल है, आपको अबूरी का वर्ड यूज नहीं होगा। तो एक तरह से जो दोहा अकॉर्ड था उसके अंदर से तालिबान अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो दूसरी साइड पे हैं, जो पाकिस्तान के ज़माने में करीबी समझे जाते थे, ये हक्कानी साहब जो हैं इन्होंने कहा है जी कि हम दोहा मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अब ये हिमायत कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो इनका दूसरा ग्रुप है, कंधारी ग्रुप जो है, हक्कानी ग्रुप ये है और वो दूसरा कंधारी ग्रुप है, इनकी लगता है शायद आपस में बन नहीं रही है। अब आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट चल पड़े हैं, दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं। आप देखते हैं
कि इनका ये ना हो कि आपस में कुछ खाना जंगी इन्होंने स्टार्ट कर दी हो या इनकी मिली भगत है, गॉड नोज, ये कुछ आगे जाके ये बातें खुलेंगी। लेकिन बहरहाल दोहा अकॉर्ड से अगर ये निकलते हैं तो ये अपने लिए मजीद मुसीबतों को दावत देंगे कि आप तो अपनी किसी बात पे पूरे ही नहीं उतर सकते। तो अब अमेरिका इस पर क्या करेगा या इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन इसके ऊपर आना बाकी है, ये भी पता चलेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ क्या करती है। अच्छा, अब एक और जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है जी। पाकिस्तान को माशाल्लाह एक और बहुत बड़ा हथियार मिल गया। जो नेवी है ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नेवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहलाती है कि ये आपके ट्रेड रूट्स की हिफाजत करती है। आपकी जितनी भी तिजारत है, किसी भी मुल्क की तिजारत जो है वो ज़्यादातर जो होती है वो बहरी रास्तों से होती है, और आपकी जो बहरी ताकत है ये डिफाइन करती है इस चीज़ को कि आप अपने ट्रेड रूट्स को कितना ज़्यादा महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तान की माशाल्लाह बहरिया पहले ही बहुत मजबूत है, और मजीद इन्होंने 8 आबदोजों का एक मुआहिदा किया था जिन्हें हंगूर आबदोजें कहा जाता है, चाइना के साथ, और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुआहिदा हुआ था कि 4 इसमें चाइना में बननी थी, 4 पाकिस्तान में बननी थी। तो इसकी जो तीसरी आबदोज है, ठीक है, ये इस अब जो तीसरी आबदोज है इसका नाम मैं आपको बता दूं, PNSM मैंग्रो के नाम से है। इसकी लॉन्चिंग की तकरीब हुई है चाइना में, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी गए हुए थे, और ये तीसरी आबदोज पाकिस्तान को मिल गई है। और चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के साथ ये मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का 8 आबदोजों का। तो पाकिस्तान अब मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। एक और आबदोज आपके इंडक्ट हो चुकी है,